प्रिय विद्यार्थियों, अपनी पिछली कक्षा में हमने फ्रांस की क्रांति के कारणों, फ्रांस की परिस्थितियों और दशा के बारे में अध्ययन किया था और आज हम देखेंगे कि ये क्रांति किस प्रकार आगे बढ़ती है। हमने पढ़ा था कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और राजकोष में बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। ऐसे में लुई 16 को नए कर लगाने की बात समझ में आई कि नए कर लगाए जाने चाहिए। पार्लियामेंट से अनुरोध किया गया कि वे नए करों की अनुशंसा कर दें, यानी अनुमोदन कर दें, लेकिन पार्लियामेंट ने कहा कि ये काम एस्टेट जनरल का है, उसका नहीं। स्टेट जनरल पिछले 175 सालों से कभी भी नहीं बुलाई गई थी, यानी लुई 14 के समय से ही स्टेट जनरल का अधिवेशन कभी भी नहीं हुआ था। इसलिए ये पता नहीं था कि स्टेट जनरल को किस तरीके से चुना जाए। तो स्टेट जनरल के चुनावों के लिए थोड़ा समय लिया गया और सारे पुराने कागजों को देखा गया कि क्या प्रक्रिया रहती है। जो पुरातन व्यवस्था में जो स्टेट जनरल थी, उसकी प्रक्रिया इस प्रकार रहती थी कि 3 सदन चुने जाते थे जो तीनों स्टेटों से संबंधित होते थे, यानी पादरी स्टेट से, सामंत स्टेट से और जन सामान्य के तृतीय स्टेट से। 3 सदन बना दिए जाते थे और हर सदन का एक मत काउंट किया जाता था। यानी पादरी वर्ग का जो सदन है, एक मत उसका होगा, जो सामंत वर्ग है, एक मत उसका होगा और जो तीसरा था जनसामान्य, उसका भी एक ही मत होगा। और इसका परिणाम क्या निकलता था? चूंकि पादरी और सामंत इन दोनों के हित एक से होते थे, इसलिए सदा जन सामान्य 2:1 2:1 इस रेशो से हमेशा पराजित हो जाता था, क्योंकि उन दोनों के मत बिल्कुल एक में आते थे और ये अलग रह जाता था। इसीलिए 2 सिद्धांतों की मांग की गई, 2 चीजें मांगी गई और लुई ने उन 2 सिद्धांतों को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त और भी मांग रखी थी, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लुई 16 ने 2 चीजें स्वीकार की। पहला तो ये कि तृतीय स्टेट की सदस्य संख्या बाकी दोनों सदनों के बराबर हो, यानी पहले 300 300 300 इस तरीके से चुने जाते थे, सब में बिल्कुल बराबर सदस्य। लेकिन ये मांग की गई कि तृतीय स्टेट क्योंकि संख्या में ज्यादा है, इसलिए उसके सदस्यों की संख्या दुगनी कर दी जाए। तो पादरी स्टेट के 300, सामंत के 300 और जन सामान्य वर्ग के 600 सदस्यों की मांग स्वीकार कर ली गई। इसके अतिरिक्त एक ये चीज स्वीकार की कि जो जनता है, उसको जो भी शिकायतें हैं प्रशासन से, वो उनकी एक सूची अपने चुने हुए प्रतिनिधि के साथ भिजवा दे। फ्रांस में उन्हें काइये कहा जाता है, जिसमें जनता अपनी शिकायत सूची अपने विजयी प्रतिनिधि के साथ भेजती है, जो स्टेट जनरल में आते हैं और वहां पे उन शिकायतों को पढ़ा जाता है या उन पे विचार किया जाता है। आश्चर्य की बात है कि जब स्टेट जनरल का चुनाव हुआ और प्रतिनिधि चुनकर आए, तो वो अपने साथ 50,000 काहिये लेकर आए थे। लेकिन उन 50,000 काहियों में से एक भी ऐसा नहीं था जिसमें ये मांग की गई हो कि राजा को हटा दिया जाए या राजा से किसी को कोई समस्या है। एक भी काहिये में इस प्रकार की कोई मांग हमें नजर नहीं आती है। अब हम आगे चलते हैं। 5 मई को स्टेट जनरल का अधिवेशन आरंभ हुआ। सदस्यों के द्वारा ये मांग की गई कि जो मतदान होना है, वो एक सदन एक मत की बजाय एक व्यक्ति एक मत के अनुपात में होना चाहिए। क्योंकि यदि पुरातन व्यवस्था से ही मतदान होता, एक सदन का एक मत मान लिया जाता, तो जन सामान्य की जो दुगनी संख्या हो गई थी, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। इसीलिए ये कहा गया कि एक सदन एक मत की बजाय एक व्यक्ति एक मत, इस प्रकार का मतदान होना चाहिए। लेकिन लुई 16 ने
इस बात को स्वीकार नहीं किया और इस मतदान संबंधी प्रश्न को लेकर थोड़ा सा विवाद पैदा हो गया। इसके बाद तृतीय स्टेट के जो सदस्य थे, उन्होंने जो पादरी वर्ग था, जो सामंत वर्ग था, उनसे अनुरोध किया कि वो स्वयं ही आकर और एक साथ उनके साथ बैठक कर लें। कुछ छोटे पादरी जाकर उनके साथ बैठ गए। इससे 17 जून को तृतीय स्टेट ने अपने आप को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया कि हम पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। लुई 16 इस बात से थोड़ा नाराज से हो गए और उन्होंने जिस हॉल में स्टेट जनरल का अधिवेशन होने वाला था, उसके अंदर ताला लगा दिया। और जब सदस्य वहां पहुंचे तो उन्हें कह दिया गया कि अंदर रेनोवेशन का काम या मरम्मत का काम चल रहा है, आपको बुलवा लिया जाएगा। इससे जो राष्ट्रीय महासभा के सदस्य थे, उन्हें लगने लगा कि शायद लुई जो हैं वो हमको एक साथ बैठने नहीं देना चाहते, इसलिए वो पास ही टेनिस कोर्ट था। 20 जून को उस टेनिस कोर्ट में एकत्रित होकर उन सभी लोगों ने ये शपथ ली कि जब तक हम फ्रांस के लिए एक स्थायी संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे, हम भंग नहीं होंगे। वो रोज वहीं पे जाते रहे और 27 जून को लुई 16 को बड़े भारी मन से इन सभी सदनों को एक साथ संयुक्त रूप से बैठक करने की अनुमति देनी पड़ी और 9 जुलाई को ये जो राष्ट्रीय महासभा थी वो संविधान सभा में परिवर्तित हो गई, यानी संविधान बनाने वाली सभा में परिवर्तित हो गई। लेकिन इसके बाद चूंकि उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, किसान जो हैं उनमें भुखमरी हो रही थी, पेरिस की जनता त्राही-त्राही कर रही थी और वहां पर रोटी बहुत ज्यादा महंगी होने लगी। ऐसे में ही लुई 16वें द्वारा, क्योंकि उसे संयुक्त रूप से बैठक करने की अनुमति देनी पड़ी थी, तो उसे भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई हमला हो जाए या कोई धावा बोल दिया जाए, तो उसने फ्रांस की जो सेनाओं के ट्रूप्स पूरे फ्रांस में फैले हुए थे, उनको पेरिस की ओर बुलवा लिया। तो जब सेना आ गई वहां पर, तो खपत और बढ़ गई खाद्यान्न की और उससे रोटी और ज्यादा महंगी होने लगी। इससे जनता में उत्तेजना पैदा हो गई और 14 जुलाई को बास्तील का दुर्ग, बास्तील एक जगह का नाम है जहां पर एक दुर्ग था, उसको नष्ट कर दिया गया। ये बास्तील का दुर्ग है और इस पे जो किसान थे, जो जहां भुखमरी फैल रही थी, उन्होंने सोचा कि ये चूंकि अ, राजशाही का दुर्ग है, तो यहाँ हमें हथियार प्राप्त हो जाएंगे। उन हथियारों की उसमें उन्होंने इस पे धावा बोल दिया। ये जो दुर्ग है, ये एक जेल के रूप में काम में आता था, जहां जो राजद्रोही होते थे उन्हें रखा जाता था। जिस समय इस पर धावा बोला गया, लगभग 8 के आसपास यहाँ कैदी थे, जिन्हें स्वतंत्र कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। लोगों ने इसमें आग लगा दी, इसकी ईंटें यहाँ से निकाल कर बेच दी और पूरी तरह से इस दुर्ग को नेस्तनाबूद कर दिया गया और इसे माना गया राज्य, इसे क्रांति के आरंभ के रूप में लिया जाता है इस घटना को। और आज भी फ्रांस में इस क्रांति के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और इसे जनता की विजय माना गया। इसके बाद पेरिस के अंदर अराजकता फैल गई और जो संविधान सभा थी उसने एक स्थानीय सरकार, कम्यून का गठन किया, जो स्थानीय स्तर पर पेरिस के अंदर स्थिति को संभालने के लिए बनाई गई। एक सैनिक टुकड़ी, जिसे जनता की सेना कहा गया, नेशनल गार्ड के रूप में उसे बनाया गया। एक नया राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया और लुई 16वां ने इन सभी को स्वीकृति प्रदान कर दी। ये जो महासभा थी, राष्ट्रीय महासभा, जो बाद में संविधान सभा के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, इसने 1789 से 1791 के मध्य बहुत सारे कार्य किए, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले 4 अगस्त को सामंतों के विशेषाधिकारों की समाप्ति की घोषणा की गई। इसमें स्वयं एक सामंत थे नोये के, उन्होंने इस बात में पहल की। उन्होंने स्टेट जनरल, मतलब
जो संविधान सभा का जो अधिवेशन हो रहा था, उसमें स्वयं उन्होंने अपने अधिकारों को त्यागने की घोषणा की। उससे प्रभावित होकर इस तरीके का एक प्रस्ताव बनाया गया कि जो भी सामंत हैं, उनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए और वो भी जन सामान्य के भांति ही फ्रांसीसी नागरिक ही रहेंगे। तो इस तरीके की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इसके बाद 26 अगस्त को जो लफायते हैं, उनके प्रस्ताव पर एक मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। ये जो आप पास में तस्वीर देख रहे हैं, ये वही फ्रेंच अधिकारों के घोषणा पत्र की तस्वीर है, जिसमें 17 धाराएं थी और इसमें जो मुख्य बातें थी, वो इस प्रकार से थी कि व्यक्ति और नागरिक जो हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है, उसको माना जाना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, इसका अधिकार प्राप्त होना चाहिए क्योंकि ये सब प्राकृतिक है। सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं और ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये सिर्फ हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। जो राजा है, वो दैवीय अधिकार के द्वारा राजा बना है, इस सिद्धांत को नकारा गया। और इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारी लोकतांत्रिक शासन की, कानूनों की सत्ता की, इस तरीके की बातें इस अधिकारों में, इस घोषणा पत्र के अंदर की गई थी। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और कालांतर में विश्व में इस घोषणा पत्र का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ा। लेकिन इसी बीच पेरिस में भुखमरी बढ़ने लगी थी और रोटी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अक्टूबर के अंदर आते-आते स्त्रियां जो थीं, उनके बीच में ये अफ़वाह फैली कि जो वर्साय का महल है, वहाँ पर जो रानी है, उनके पास बहुत ज़्यादा भोजन है, बहुत ज़्यादा भोजन जमा है। तो उन स्त्रियों ने वर्साय की ओर प्रयाण किया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को, रानी को और उनके पुत्र को एक तरह से नजरबंद कर लिया और उनको अपने साथ पेरिस लेकर आ गए। और वो जब लेकर आ रहे थे तो इस तरीके से नारे लगा रहे थे कि हम रोटी वाले को और उसके बेटे को ले आए हैं, इस तरीके से। और वहां लाकर उन्होंने टुलरीज नामक जगह पर एक महल था, उसके अंदर राजा और रानी को रखा और इसके बाद राजा और रानी कभी भी वापस वर्साय नहीं गए। इस कार्य के अतिरिक्त प्रशासनिक एकरूपता की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य भी इस सभा के द्वारा किया गया। हमने अपने पिछले लेसन में ये पढ़ा था कि फ्रांस जो है वो प्रशासनिक रूप से भी वहां पे अलग-अलग प्रकार के कानून थे और वो जो कानून थे वो हर क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल जाया करते थे। लेकिन अब प्रशासनिक रूप से एकरूपता की गई और फ्रांस को 1 से 83 भागों में बांट दिया गया। जो स्थानीय समितियां थी वहां की, उनको व्यापक अधिकार दिए गए और जितने भी अधिकारी बनेंगे, अब वो चयन की प्रक्रिया के द्वारा ही बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त चूंकि हम देखते हैं कि स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया ही इसलिए गया था क्योंकि फ्रांस में वित्तीय संकट चल रहा था। तो वित्तीय संकट के समाधान की बात तो इस सभा को सोचनी ही थी और उसके लिए जो उन्होंने कार्य किए, उसमें एक बिशप थे तालरा, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि चर्च की जो संपत्ति है उसको राष्ट्र को ले लेना चाहिए। मिराबियो, जो एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे क्रांति के, उन्होंने इसका समर्थन किया और चर्च की संपत्ति को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इस चर्च की संपत्ति के आधार पर कुछ बॉन्ड निकाले गए जिन्हें आसिया का नाम दिया गया और ये कहा गया कि चर्च को इस संपदा, इन बॉन्ड्स के ऊपर 5% ब्याज देते देते रहा जाएगा। लेकिन कालांतर में चर्च की संपदा जो मानी थी इन्होंने, उस चीज को भी खत्म कर दिया और एक आसिया को नियमित कागजी करेंसी बना लिया। इससे चर्च क्रांति का विरोधी हो गया क्योंकि उसकी संपत्ति चली गई थी। चलिए, पहले ब्याज तो दे रहे थे लेकिन उसके बाद वो ब्याज भी खत्म हो गया और पूरी की पूरी संपत्ति ही राष्ट्र के पास चली गई। तो चर्च क्रांति का विरोधी हो गया। इसके साथ पादरियों के लिए कुछ नए नियम कानून बनाए गए। जितने भी चर्च थे फ्रांस के, वो सारे राज्य के अधीन कर दिए गए। ये कहा गया कि बिशप का निर्वाचन फ्रांस की जनता के द्वारा होगा। अभी तक बिशप सब पोप के द्वारा नियुक्त होकर आ रहे थे, लेकिन अब जनता उनका निर्वाचन करेगी।
इसके अतिरिक्त जो पादरी हैं उनका वेतन राज्य द्वारा दिया जाएगा और राज्य जो है वो उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है उनकी उनसे वो भी ले सकता है। इसके अतिरिक्त पादरियों को संविधान की शपथ लेनी होगी, यानी जो संविधान बना रही है राष्ट्रीय महासभा, उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि वो इस संविधान की रक्षा करेंगे और इसकी पालना करेंगे। ये जब बातें पोप तक पहुंची तो पोप इस क्रांति के विरुद्ध हो गए। इसके बाद फ्रांस हेतु संविधान का निर्माण का कार्य तो चल ही रहा था। 1791 में ये संविधान बना और इस संविधान के अंतर्गत जो कार्य किया गया उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रथम लिखित संविधान था। फ्रांस का तो ये पहला लिखित संविधान था ही, लेकिन विश्व का भी ये पहला लिखित संविधान था जो जनता की संप्रभुता और शक्ति पृथक्करण पर आधारित था। रूसो के जो विचार हैं, जन इच्छा, जन संप्रभुता, उसका पूरा पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया था। इसके अंदर राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया तथा उसका वेतन निश्चित कर दिया गया। बस उसे एक बात कही गई कि उसे स्थगन वीटो का अधिकार है, यानी जो विधानसभा के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उसे कुछ समय के लिए वीटो करके वो स्थगित कर सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं राजा की, जैसे कि वो युद्ध की घोषणा कर सकता था, सेना अधिकारियों को नियुक्त करता था, संधि करता था किसी से, वो सब शक्तियां अब उसकी सीमित कर दी गई थी। ये हुई कार्यपालिका। इसके अतिरिक्त 745 सदस्यों की एक सदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया, जिसकी समय अवधि क्या थी? 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए वो चुनी जाने वाली थी। हालांकि अगर मान लीजिए चुनी जाती और पूरा कार्य करती तो केवल 2 वर्ष का कार्यकाल की अवधि बहुत ही कम होने वाली थी। इसके बाद इसे चुनने वाले कौन थे? कौन चुनेंगे इसे? सक्रिय नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया, जिनकी आयु लगभग 25 वर्ष या उससे ऊपर होगी। यहां समझने की बात है कि सक्रिय नागरिक क्या है। फ्रांस में नागरिकों को 2 भागों में बांट दिया गया, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव। सक्रिय नागरिक वो थे जिनके पास भूमि का एक निश्चित भाग होता था या वो कुछ निश्चित मात्रा का कर देते थे, यानी केवल कर देने वाले नागरिक ही सक्रिय थे। जो कर नहीं देते थे वो सब निष्क्रिय की श्रेणी में डाल दिए गए। तो जितनी भी वर्कर क्लास है, जो छोटे शिल्पी हैं, महिलाएं हैं, दास हैं, वो सब तो निष्क्रिय श्रेणी में आ गए। तो फ्रांस का 50% से भी ज्यादा भाग निष्क्रिय में चला गया और बहुत ही थोड़े से लोग थे जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों के चयन की व्यवस्था की गई। पुरातन व्यवस्था के अनुसार ये जो न्यायाधीश होते थे वो अपने पदों को खरीद कर बन जाते थे या जो सामंत थे उनको बना दिया जाता था, वंशानुगत चलते थे, इस तरीके से होता था। लेकिन अब ये कह दिया गया कि ये जनता के द्वारा चयनित होंगे और इनका कार्यकाल 2 से 4 वर्ष के बीच का रखा जाएगा। लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं, यदि हम इनकी संग संग आलोचना भी करते चले, तो अगर न्यायाधीशों को जनता के द्वारा चुना जाएगा तो एक अलग तरीके का भ्रष्टाचार शुरू होने की संभावना थी, क्योंकि इसमें न्यायाधीश को अगर पता चले कि हाँ भाई मुझे चुनने में ये वाला जो वर्ग है जनता का ये ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रभाव वाला है, तो वो उनके पक्ष में न्याय करेगा, निष्पक्ष होकर न्याय नहीं कर सकता। लेकिन ये एक चयन की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। लेकिन 20 जून 1791 को, जबकि ये संविधान लगभग बनने की स्थिति में ही था, उसी समय लुई 16वें को फ्रांस से भागते हुए सीमा पर पकड़ लिया गया। वहां एक सैनिक ने उन्हें पहचान लिया, भेष बदल कर जा रहे थे, लेकिन सैनिक ने पहचान लिया और उनको वापस लेकर आ गए और महल में वापस नजरबंद कर लिया गया। अब ये संविधान, इसके आधार पर चुनाव करवाए गए
और नई व्यवस्थापिका सभा चुनकर आई। जब ये नई व्यवस्थापिका सभा अक्टूबर में चुनकर आई, 1 अक्टूबर को इस नई सभा की बैठक हुई। इस समय फ्रांस में कई तरह की विचारधाराएं डेवलप हो चुकी थी। कुछ लोग थे जो संविधानवादी थे कि भाई जैसा संविधान बना दिया है हमने संवैधानिक राजतंत्र का, इसको चलाए रखना चाहिए। कुछ थे जो राजतंत्रवादी थे कि राजा की शक्तियां हमने बहुत कम कर दी हैं, इसलिए राजा पलायन कर रहे थे, हमें राजा की शक्तियां बढ़ा देनी चाहिए थोड़ी सी। कुछ थे जो गणतंत्रवादी थे कि राजा को बिल्कुल हटा देना चाहिए और हमें भी गणतंत्र की स्थापना कर देनी चाहिए। मतलब बहुत तरीके की विचारधाराओं के लोग इस व्यवस्थापिका के अंदर आए थे। कुछ क्लब्स यानी कुछ दल भी बन गए थे फ्रांस के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि एक थे कार्डियल। ये जो क्लब था कार्डिलिए, इसकी सिर्फ पेरिस में थोड़ी सी जगह पे ही इसकी पहुंच थी और ये काफी उग्र तरीके के लोग थे। दूसरे थे जेकोबिन्स। जेकोबिन्स जो है पेरिस में एक जेकोब नाम का गिरजा था जहां बैठकर इसकी मीटिंग्स हुआ करती थी, इसलिए ये जेकोबिन्स कहलाए। ये आमतौर पर जो छोटी वर्कर क्लास होती है, जो खदानों में काम करते थे, इस तरीके के लोग थे जो फुल पैंट्स पहनते थे और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के और जो मजदूर क्लास है उसके लोग थे। बहुत ही उग्र राष्ट्रवादी थे। तीसरे थे जेरोंदिस्ट। ये एक जेरोंद नाम का प्रांत था, वहां पर बना हुआ क्लब था और ये थोड़े उदार थे और ये चाहते थे कि गणतंत्र होना चाहिए, राजा को हटा देना चाहिए। इस तरीके से ये लोग जब बात कर रहे थे, इस बात पे वाद विवाद हो रहा था, उसी समय ऑस्ट्रिया प्रशा जो कि इनके पास के देश थे और दूसरी चीज ऑस्ट्रिया जो लुई 16वां का ससुराल था, जब उन लोगों ने देखा कि राजा को पलायन करते हुए को पकड़ लिया गया है, महल में नजरबंद कर दिया गया है, तो उनको भय हुआ कि कहीं इस क्रांति की लपटें हम तक ना पहुंच जाएं और इसीलिए उन्होंने पिल्नज नामक शहर से घोषणा की कि हम फ्रांस के अंदर ये जो क्रांति हो रही है इसको समाप्त कर देंगे और राजा को पुनर्स्थापित कर देंगे। जैसे ही पिल्नज से ये घोषणा हुई, वैसे ही फ्रांस ने स्वयं ही अप्रैल 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जब युद्ध चल रहा था, उसी समय लुई के द्रोह करने की अफवाह फैल गई। ये पता चला कि लुई 16वां और मारी एंटोनेट जो हैं वो फ्रांस की सेनाओं के नक्शे भेज रहे हैं ऑस्ट्रिया को और इस बात की अफवाह से जो लोग थे उन्होंने राजा और रानी के महल को पूरी तरह से घेर लिया। राजा महल से बाहर आया, झरोके से उसने दर्शन दिए, लाल टोपी पहनी क्रांति की, हाथ में एक जाम उठाया और फ्रांस की क्रांति के नाम उसको समर्पित किया और जनता को शांत कर दिया। लेकिन थोड़ी ही समय बाद ब्रुंजविक के जो ड्यूक थे, उन तक ये न्यूज पहुंची कि इस तरीके से राजा को घेर लिया गया है, तो उन्होंने ये घोषणा की कि यदि फ्रांस के राजा और रानी को कुछ भी हुआ तो पेरिस में खून की नदियां बहा दी जाएंगी। उनकी इस घोषणा को सुनकर फ्रांस की जनता को इस बात का विश्वास हो गया कि लुई जो हैं वो सूचनाएं जो है बाहर पहुंचा रहे हैं और 10 अगस्त को महल पर धावा बोल दिया गया और राजा को उनके पद से हटा दिया गया। अब चूंकि राजा को पद से हटा दिया गया है, तो जो संविधान बना था, संवैधानिक राजतंत्र जिसके आधार पर स्थापित किया गया था, वो तो अब चल नहीं सकता क्योंकि जब राजा ही नहीं रहा तो राजतंत्र को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए ये संविधान नहीं चलेगा। अब अलग नया संविधान चाहिए जिसमें गणतंत्र की स्थापना होगी और इसीलिए एक नई संविधान सभा के चुनाव की घोषणा की गई जो थी राष्ट्रीय सम्मेलन, ताकि वो चुनकर आए और नया संविधान बनाए, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।